बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बचपन से देखा था कि माँ जब भी कोई गलती करती तो अब्बा अम्मा को बहुत मारते। जब मैं बड़ा हुआ और मेरी शादी हुई तो मेरे जहन में वही सब था। जब मेरी बीवी कोई गलती करती तो मैं उसे मारता। ये देखकर मेरी माँ तड़प जाती और कहती, जालिम मत बन, पर मैं अम्मा की एक न सुनता। एक दिन गुस्से में बीवी को बहुत मारा तो माँ चीख पड़ी और बोली, जा अपने बाप की कब्र पर और उसके जुल्म का अंजाम देख। ये सुनते ही मैं डर गया और फौरन बाप की कब्र पर गया। जो ही कब्र पर हाथ रखकर फातिहा पढ़ने लगा। जारा, जारा, मैंने गुस्से में अपनी बीवी को आवाज दी, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर मेरे गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। जारा, जल्दी आओ। मैं इस बार जोर से चिल्लाया तो वो दुपट्टे से अपने गीले हाथ खुश करती किचन से भागी चली आई थी। कहां मर गई थी? सुनाई नहीं देता तुम्हें? कब से आवाजें दे रहा हूं मैंने गुस्से से कहा तो मेरे अंदाज़े तखातुब पर उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा था। अब ऐसे मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मेरी फाइल कहाँ रखी है? मैंने उससे अपनी जरूरी फाइल का पूछा जो कल रात ही मैं दफ्तर से घर लेकर आया था। जारा ने उलझते हुए कहा, पता नहीं, यहीं कहीं होगी। मैंने आपकी फाइल नहीं देखी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने नहीं देखी तो फिर कहाँ चली गई? तुमको कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, पर तुम सुनती कहाँ हो? हर चीज को इधर उधर कर देती हो। पता नहीं क्या मसला है तुम्हारा। मैं गुस्से में चिल्लाया। मुझे एहसास न था कि मेरी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। क्या हो गया है आपको? आहिस्ता बोले। मैंने वाकई आपकी फाइल नहीं देखी। शायद आपने भूल कर कहीं और रख दी होगी। उसने कमरे में इधर उधर देखते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा दिमाग खराब है जो मैं इतनी अहम फाइल कहीं रखकर भूल गया हूं, या मैं कोई छोटा बच्चा हूं जो चीजें गुमा देता हूं। मुझ पर उसकी इल्तिजा का कोई असर न हुआ था, बल्कि उल्टा मेरे गुस्से में मजीद इजाफा हो चुका था। तुम्हें मेरी कोई चीज संभाल कर रखनी आती है कि नहीं? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि मैंने उसे बात मुकम्मल नहीं करने दी थी। बकवास बंद करो अपनी। मैं गुस्से से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। बजाय इसके कि मेरी फाइल ढूंढो, यहां खड़ी जबान चला रही हो। देर हो रही है मुझे दफ्तर से, जल्दी ढूंढ कर दो फाइल। जारा हक्का बक्का रह गई थी। वो अपने गाल पर हाथ रखे हैरान नजरों से मुझे देखने लगी थी। फिर उसकी आंखों में बेयकीनी के आंसू तैरने लगे। उसकी शिकायती नजरें एक पल के लिए मेरी आंखों में देखती रहीं, जैसे वो जानना चाह रही हो कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटाकर कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई और अचानक सामने मुझे मेज पर फाइल का कोना नजर आ गया था। फाइल तो वही थी जहां मैंने रखी थी। मैंने खुद ही उस पर अखबार रख दिया था। मैंने फाइल उठाई और जारा की तरफ देखे बगैर बाहर निकल आया। अभी भी मेरी सोच में सिर्फ गुस्सा ही घूम रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जारा को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा नाम सरफराज है। मेरी शादी को अभी 6 माह ही हुए थे, मगर मैंने अभी से अपनी बीवी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बीवी को चाहता न था, मैं उसे बहुत चाहता था। दरअसल मैंने अपनी पसंद की शादी की थी, मगर न जाने मुझे क्या हो गया था कि ना चाहने के बावजूद भी मैं उस पर हाथ उठा देता था। उस पर हाथ उठाकर मेरा दिल दुख से भर जाता था। उसकी आंसुओं से भरी आंखें बार बार मेरे ख्यालों में आती तो मैं बेचैन हो जाता। खुद को लानत मलामत करता कि मैंने ऐसा क्यों किया। बात इतनी बड़ी तो न थी कि मैंने उस पर हाथ ही उठा दिया। अब आइंदा मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, कभी जारा पर हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर मुझे किसी न किसी बात पर गुस्सा आ जाता और मेरा हाथ फिर से जारा पर उठ जाता। मुझे अपने गुस्से पर काबू था, ना अपने हाथ को कंट्रोल कर सकता था। दर हकीकत अंदर से मैं एक कमजोर और बुज़दिल इंसान था। एक औरत पर हाथ उठाने वाला शख्स कमजोर ही हुआ करता है। मेरे पास किसी मसले का हाल या सुझाव न था, सिवाय इसके कि अपने से कमजोर मुकाबिल को मारना शुरू कर दूं। मेरी कुव्वत इरादी कमजोर थी। मुझ में सोचने समझने की सलाहियत न थी। बज़ाहिर तो मैं एक 26 साल का खूबसूरत जवान था। मेरी शख्सियत मुतासिर कुन थी। मेरे बोलने और बात करने का अंदाज दिल फरेब था। मेरी ज़ाहिरी शख्सियत को देखकर कोई अंदाजा नहीं कर सकता था कि मैं कभी किसी पर हाथ भी उठा सकता हूँ। सबको लगता था कि मैं एक नरम दिल और अमन पसंद इंसान था। घर से बाहर शायद ही मैंने कभी किसी पर इस कदर गुस्सा किया होगा, लेकिन हकीकत में मेरी शख्सियत क्या थी ये सिर्फ मैं खुद ही जानता था, या मेरे घर वाले जानते थे। मैं ऐसा क्यों था? शायद इसलिए कि मैंने बचपन से घर में यही होते देखा था। मैंने अपनी माँ को अपने बाप के हाथों 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार पिटते देखा था। मुझे अपने बाप से नफरत थी, बेपनाह नफरत।
मैं कभी उसकी इज्जत नहीं कर पाया था। मैं शऊरी या लाशऊरी तौर पर खुद भी वैसा ही बन चुका था। मेरा बाप तंगदस्त था ना गरीब। उसकी मार्केट में खूब चलती हुई दुकान थी, रुपए पैसे की भी कमी न थी। मेरा एक छोटा भाई था जिसका नाम काशिफ था। हमारे हालात अच्छे थे, फिर भी न जाने क्यों मेरे बाप का मिजाज सख्त था। वो एक जालिम और बेरहम इंसान था। मुझे वो दिन आज भी अच्छी तरह याद है जब मैं सिर्फ 7 साल का था और मैंने पहली बार माँ को बाप के हाथों में जमीन पर गिरते देखा था। उसकी चीख इस कदर शदीद थी कि मैं लरस गया था। मैं दौड़कर कमरे के कोने में छुप गया और कानों पर हाथ रख लिए थे ताकि माँ की चीख को फिर से न सुन सकूं। लेकिन वो आवाज हमेशा मेरे अंदर ही कहीं गूंजती रही और वो लम्हे जैसे मेरी यादाश्त का हिस्सा बन गए थे। बचपन की वो यादें आज भी मेरे जहन में किसी पत्थर पर लकीर की तरह नक्श थीं। जब मैं अपने कमरे के कोने में सहमा हुआ बैठा रहता था, माँ की चीखें और बाप की गरजती हुई आवाज हर बार मेरी दुनिया को हिला कर रख देती थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ माँ को पिटते हुए देख सकता था। मेरे बाप को बिला वजह ही गुस्सा आ जाता था। कभी उसे माँ के बनाए गए खाने में नुक्स नजर आता तो कभी माँ के इस्त्री किए हुए कपड़े पसंद न आते। वो माँ पर गरजता बरसता पर उसकी तसल्ली न होती और वो माँ को बेदरीग पीटना शुरू कर देता। कहते हैं कि औरत जबान चलाए तो मर्द का हाथ उठ जाता है, पर यहां तो मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। अम्मा ने कभी अब्बा के सामने जबान न चलाई थी। वो अब्बा का हर काम वक्त से पहले करके रखती थी, पर अब्बा को अम्मा का कोई काम पसंद नहीं आता था। वो माँ के हर काम में कीड़े निकालता। मुझे तो लगता था कि अब्बा को अम्मा ही पसंद न थी। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ कम सूरत थी, अम्मा बहुत खूबसूरत थी। अब्बा तो उसके सामने कुछ भी न था। अम्मा अब्बा से उम्र में भी काफी कम थी। पता नहीं ये शादी कैसे हुई थी। शायद मेरे बाप का पैसा देखकर ही ये बेजोड़ रिश्ता कर दिया गया था और मेरे बाप का मिजाज जानने की कोशिश ही नहीं की गई थी। मेरे तसव्वुर में आज भी वो हर शाम थी जब किसी न किसी बात पर मेरे बाप का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता और वो अपनी पूरी ताकत से माँ पर हाथ उठाता। मैं तब कुछ नहीं कर पाता था। माँ हर बार चुपचाप मार सहती, कभी चीखें मारती तो कभी खामोशी से अपनी अजियत को छुपाने की कोशिश करती। लेकिन मैं जानता था कि वो किस तकलीफ में होती है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखता और मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ और बेबसी का एहसास बढ़ता जाता था। हर बार जब मैं माँ को पिटते देखता था तो खुद से सवाल करता था कि ये सब क्यों हो रहा है। माँ की क्या गलती है। बाप के चेहरे की सख्ती और माँ की बेबसी ने मेरे बचपन को एक खौफनाक ख्वाब में बदल दिया था। हर शाम मेरा बाप जैसे ही घर में दाखिल होता, घर में मुकम्मल खामोशी छा जाती। मैं और मेरा भाई अपने कमरे में चले जाते और सहमे हुए बैठे रहते थे। न हम एक दूसरे को कुछ कहते और ना ही हमारे दिल में कोई खुशी बाकी रहती थी। अब्बा के जाने के बाद हम माँ के पास जाते। मैं उसके चेहरे पर मार के निशान देखता। वो हमें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में छुपी हुई दर्द की दास्तान हम दोनों पढ़ सकते थे। माँ हर बार हमें प्यार से समझाती कि सब कुछ ठीक है। बाप गुस्से में था। वो असल में हमें प्यार करता है, लेकिन मेरे दिल में एक बेचैनी रहती थी कि ये कैसा प्यार था जो माँ को हर बार तकलीफ देता था। ये सब कुछ मुसलसल देखते देखते मैं खुद भी अंदर से सख्त होने लगा था। मैंने ये सीख लिया था कि अगर ताकतवर हो तो तुम्हें अपना गुस्सा निकालने का हक है। बचपन में ही मेरे अंदर बेपनाह गुस्सा पैदा हो गया था, जिसने बड़े होकर मुझे वैसा ही बना दिया जो मैं हमेशा से देखता आया था। मैं स्कूल में बच्चों से झगड़ने लगा था। मामूली सी बात पर मैं मारपीट पर उतर आता था। मुझ में बर्दाश्त की ताकत न थी। मैं अक्सर अपने भाई काशिफ पर भी गुस्सा करने लगता था। वो सहमा हुआ हैरान नजरों से मुझे देखता तो मुझे उस पर तरस आ जाता। मुझे अपने भाई से बेहद मोहब्बत थी, फिर भी न जाने क्यों मैं उसे डांट देता था। मैं चिड़चिड़ा हो गया था, माँ से भी उलझने लगा था और कभी कभी मुझे लगता था कि कसूर माँ का है। उसने मेरे बाप के जुल्म के खिलाफ कभी आवाज उठाई थी ना मुजाहिमत की थी। हर बार उसने अब्बा का जुल्म बड़ी खामोशी से बर्दाश्त किया था। अगर एक बार अम्मा ने शोर मचाकर अब्बा को जलील किया होता, खानदान या अपने भाइयों के आगे ये बात रखी होती, तो और कुछ नहीं तो अब्बा को गालियों कोसनों से ही नवाजा होता, तो शायद अब्बा को दोबारा माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत ही न होती। मगर अम्मा तो अब्बा से बार बार मार खाने के बाद फिर से अब्बा की खिदमत में ऐसे जुट जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अम्मा ने अपने मैके वालों से मिलना भी छोड़ रखा था कि अब्बा को अम्मा का अपने भाइयों से ज्यादा मेल जोल पसंद न था। कभी ईद बकरा पर मामू हमसे मिलने आते या हम उनके घर जाते थे। मुझे मामू के घर जाकर अच्छा लगता था।
वहां मोहब्बत और सुकून था। मैं अक्सर माँ से कहता था कि अम्मा, हम मामू के घर नहीं रह सकते। माँ हर बार हंस देती थी। हमारा घर तो ये है ना, फिर हम वहां क्यों रहेंगे भला? मुझे अब्बा अच्छे नहीं लगते। मैं कहता तो माँ चौंक जाती। ऐसे नहीं कहते, तुम्हारे अब्बा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हर चीज तुम्हारे लिए मुहैया करते हैं, कड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए पैसा कमाते हैं। बस कभी कभार उन्हें गुस्सा आ जाता है, तुम दिल पर ना लिया करो। अम्मा प्यार से मुझे समझाती तो मैं चुप हो जाता, कह ना पाता कि मुझे अब्बा का पैसा नहीं, प्यार और तवज्जो चाहिए, घर का सुकून चाहिए। एक दिन मैं किसी काम से अब्बा की दुकान पर गया। अब्बा को अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते देखकर मैं हैरान रह गया था। ये वही अब्बा था जिसके घर में तेवरी चढ़ी रहती थी और आंखें गुस्से से लाल रहती थी। दुकान पर तो अब्बा की मुस्कुराहटें ही खत्म न हो रही थी। मैं हैरान था। जैसे तैसे करके मेरा बचपन गुजर गया था और मैं बड़ा हो गया था। मैं मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। मेरे अंदर काफी तब्दीली आ चुकी थी। मैं अब वो सहमा हुआ बच्चा नहीं रहा था जिसने हमेशा कोने में बैठकर अपनी माँ की चीखें और बाप की गरजती हुई आवाजें सुनी थी और वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो घर में वही शोरगुल सुनाई दिया जिसे मैं बरसों से सुनता आ रहा था। अब्बा आज फिर किसी बात को लेकर गुस्से में था और माँ बेबसी से मार खा रही थी। मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ा पेचोताप खा रहा था। माँ की हर चीख मेरे अंदर एक तूफान ला रही थी। उस दिन कुछ मुख्तलिफ हुआ था। मैं बर्दाश्त की आखिरी हद पर पहुंच चुका था। जैसे ही बाप की गरजदार आवाज दोबारा सुनाई दी और माँ की एक और चीख निकली, मैंने अपना बैग एक तरफ फेंका और तेजी से कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला और कमरे में दाखिल हो गया। ये वही मंजर था जो मैं बरसों से देखता आ रहा था। बाप की गरजदार आवाज और माँ की बेबसी। अब्बा गुस्से में चीख रहा था और माँ दीवार के साथ सिमट कर खड़ी थी। मैं गरज कर अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था। बस करो अब्बा, मैं जोर से चीखा। तुम्हें कोई शर्म आती है कि नहीं? माँ को हर रोज मारना जरूरी है क्या? मैं आज तक चुप रहा क्योंकि मैं बच्चा था, लेकिन अब नहीं। अब मैं ये मार बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब्बा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि उसका बेटा उसके सामने इस तरह खड़ा हो सकता है। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले? अब्बा ने गुस्से से कहा। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, वही बेटा जिसने सालों तक तुम्हें माँ पर जुल्म करते देखा है, लेकिन अब और नहीं। मैंने मजबूत आवाज में जवाब दिया, अब ये जुल्म आज खत्म करो अब्बा, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब्बा ने आगे बढ़कर मुझे कमरे से निकालना चाहा, लेकिन मैंने फौरन हाथ आगे करके उसे पीछे हटा दिया। अब और नहीं, मैंने बाप की आंखों में देखते हुए कहा। आज के बाद अगर माँ को दोबारा हाथ लगाया तो मैं खामोश नहीं रहूंगा अब्बा, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अब्बा दंग रह गया था। मेरी माँ एक तरफ खड़ी हैरत से ये सब देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका बेटा इस तरह अपने बाप के सामने खड़ा हो सकता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस एहसास के थे कि आज उसके बेटे ने उसके लिए वो किया था जो वो खुद कभी नहीं कर पाई थी। अब्बा कुछ लम्हे साकत खड़ा रहा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था, जैसे उसके कदमों तले से जमीन सरक गई हो। फिर वो खामोशी से पीछे हट गया था। शायद उसे एहसास हो गया था कि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। उसकी जालिम हुकूमत का दौर अब खत्म हो चुका है। उसका बेटा अब उसके सामने बेबस नहीं था। उसका बेटा जवान हो चुका था। मेरा कद बाप के कद से भी ऊंचा निकल रहा था और जिसामत भी अच्छी खासी थी। उस दिन के बाद से अब्बा ने अम्मा पर हाथ नहीं उठाया था। अब भी वो मेरी गैर मौजूदगी में अम्मा पर गुस्सा करता था, लेकिन मेरे सामने खामोशी रहता था। वक्त कुछ और आगे सरक गया था। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई थी। काशिफ अभी पढ़ रहा था। हम दोनों ने ही अब्बा की दुकान संभालने से इनकार कर दिया था। हमें अब्बा और अब्बा से मुंसलिक किसी चीज में कोई दिलचस्पी न थी। मैंने घर पर ऊपर के काम करने के लिए एक मुलाजमा का इंतजाम कर दिया था। मैं चाहता था कि अम्मा अब आराम करे। अम्मा ने बहुत काम कर लिया था। अब उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। वो बहुत जल्दी थक जाती थी। अब्बा की सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो काफी बूढ़े और कमजोर हो गए थे। बचपन में जब मैं उन्हें देखता था तो वो मजबूत, तवाना और सब पर हावी नजर आते थे। उनकी गरजदार आवाज से घर का हर कोना गूंज उठता था और हम सब उनके सामने खामोश हो जाते थे। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका था। अब्बा अब ज्यादातर बिस्तर पर ही रहते थे। उनका जिस्म कमजोर हो चुका था और बीमारी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। वो अब पहले की तरह हुक्म नहीं चला सकते थे। अम्मा उनका हर तरह से ख्याल रखती थी। उनकी दवा, खाना सब कुछ वक्त पर फराहम करती थी।
वो सब कुछ एक अहम फर्ज की तरह निभाती थी, मगर मैं देखता था कि अब्बा के दिल में कोई और कमी थी। वो अब दवा या खाने से ज्यादा कुछ और चाहते थे। वो चाहते थे कि अम्मा और उनके बच्चे उनके पास बैठें, उनसे बात करें, उनकी दिलजोई करें, उनकी तन्हाई को दूर करें। लेकिन अम्मा और हमें इसकी आदत ही कब थी। सारी जिंदगी अम्मा अब्बा के हुक्मों की तामीर में लगी रही, कभी अपने दिल की बात कहने का मौका ही न मिला। अम्मा हमेशा खामोश रहती थी। कभी अब्बा के सामने बैठकर दिल की बातें करना या अपने जज्बात का इजहार करना, ये सब अम्मा के लिए गैर जरूरी सा था। ना ही अम्मा को इस सब की आदत थी। अब्बा हमेशा से सख्त मिजाज थे। उनकी जिंदगी में जज्बात के लिए शायद कोई जगह नहीं थी। चनाचा अम्मा घर का काम, बच्चों की तरबियत और अब्बा की खिदमत को ही अपनी जिंदगी का मकसद समझती रही। इसीलिए अब जब अब्बा को उनकी जरूरत थी, अम्मा को उनकी दिलजोई करने या उनके साथ बैठकर बातें करने की आदत ही न थी। यही हाल हम बच्चों का था। मुझे तो अब्बा से सख्त नफरत थी। मैं अब्बा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, ना कि उनके पास बैठकर उनकी दिलजोई करता। मैं अब्बा का अच्छा इलाज करवा रहा था, खाने पीने को भी बेहतरीन फराहम कर रहा था। मैं आज बाप को वही लौटा रहा था जो उसने मुझे दिया था। तवज्जो और प्यार ना मुझे मिली थी, ना मैं किसी को दे सकता था। अब्बा शायद पहली बार अपनी जिंदगी में ये महसूस कर रहे थे कि उन्हें सिर्फ जिस्मानी खिदमत से ज्यादा किसी के साथ बैठने और दिल की बातें करने की जरूरत है। लेकिन अम्मा के लिए ये सब नया था। वो अब भी बस अपने कामों में लगी रहती थी और अब्बा की खामोश तन्हाई मजीद गहरी होती जा रही थी। मैं अक्सर उनकी आंखों में वो खालीपन देखता जो शायद लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। अब्बा की वही आंखें जो कभी गुस्से से लाल रहती थी, अब बेबसी से देखती थी, जैसे वो कहना चाहते हूं कि मैं बस हमदर्दी का मोहताज हूं। कोई मेरे पास बैठे, कोई मुझसे मेरा हाल पूछे। अपनी बीमारी के बीच वो एक तरह से अकेले हो चुके थे। अब्बा के उन दोस्तों ने भी पलटकर अब्बा की खबर नहीं ली थी जिनके साथ अब्बा अपना बेहतरीन वक्त गुजारा करते थे। मैं समझता था कि अब्बा को जिंदगी के इस मोड़ पर कुछ और चाहिए, जो शायद हम सब देने में नाकाम हो रहे थे। काशिफ तो फिर भी अब्बा का हाल चाल पूछ लेता था, पर मैं तो अब्बा के पास ही न जाता था। अब्बा की यह हालत देखकर मैं अक्सर सोचता था कि जवानी में जिस शख्स के आगे सब सर झुकाते थे, आज वो किस तरह सबकी मोहब्बत और तवज्जो का मोहताज हो गया है। इसी तरह एक दिन बीमारी की हालत में ही अब्बा का इंतकाल हो गया था और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैं अब्बा के मरने पर खूब रोया था। आंसू मेरी आंखों से बहते चले जा रहे थे। मैं हैरान था कि मैं क्यों रो रहा था। मुझे तो अब्बा से कभी मोहब्बत नहीं थी, फिर मेरी आंखों में ये आंसू क्यों थे। अब्बा की वफात के कुछ दिन बाद जिंदगी मामूल पर आ गई थी। काशिफ अपनी यूनिवर्सिटी लौट गया था। घर में हर तरफ खामोशी छा गई थी। अब्बा घर में थे तो उनके बोलने, आवाजें देने, खांसने से घर में कुछ रौनक का एहसास होता था। बाकी तो घर में कोई बोलता ही न था। काशिफ अपनी पढ़ाई की वजह से शहर से बाहर होता था। घर में सिर्फ मैं और अम्मा थे। अम्मा की ख्वाहिश थी कि घर में रौनक के लिए मेरी शादी कर देनी चाहिए। अम्मा ने मेरी पसंद के बारे में पूछा तो मेरे ख्यालों में जारा का चेहरा झिलमिलाने लगा था। जारा को मैं काफी अरसे से पसंद करता था। वह हमारी रिश्तेदार थी। हमारे घर से कुछ दूर ही उसका घर था। वो काफी खूबसूरत थी। जारा को मैंने दफ्तर जाते हुए कई बार देखा था। तब वो अपनी बहन के साथ कॉलेज जा रही होती थी। मुझे जारा अच्छी लगती थी और मुझे लगता था कि मैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करता, इसीलिए चुप रहा। आज जब अम्मा ने मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा तो मैंने फौरन जारा का नाम ले दिया था। अम्मा फौरन ही मेरा रिश्ता लेकर जारा के घर चली गई थी। जारा के घर वालों ने रस्मी तौर पर कुछ सोचने का वक्त लेकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और यूं बिना किसी रुकावट के हमारी शादी हो गई थी और जारा दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी में आ गई थी। जारा से शादी का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैंने कभी सोचा भी न था कि जारा से शादी के बाद मेरी जिंदगी इस कदर हसीन हो जाएगी। उसके नरम लहजे और खामोश मुस्कुराहट ने मेरे दिल को पहले दिन ही जीत लिया था। शादी के इब्तिदाई दिन ख्वाब की तरह गुजर रहे थे। मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। हम दोनों दिन में रोजाना ही कहीं घूमने फिरने निकल जाते थे और रात को करीबी पार्क में वॉक करने चले जाते थे। रात को पार्क में बैठकर बातें करना और देर तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना, ये सब जिंदगी के हसीन लम्हे थे। हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। जारा को मेरे करीब रहना और मेरे साथ बातें करना पसंद था। वो कहती थी कि जिंदगी में सुकून सिर्फ मोहब्बत और इज्जत से आता है। मैं भी उसके साथ वक्त गुजार कर खुद को दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान समझता। हमारी शादी के इब्तिदाई दिन सादा
मगर खुशियों से भरे थे। जैसे एक कहानी जो हर लम्हे खूबसूरत तर होती जा रही हो। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए छोटी छोटी बातें हमारे दरमियान आने लगी। शुरू में तो मैं इन बातों को नजरअंदाज कर देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा मेरे अंदर जगह बनाने लगा था। ज़ारा अच्छी आदत की मालिक होने के साथ सलीकामंद भी थी। कुछ अरसे में ही उसने मेरे कामों की तमाम तर जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी और अम्मा को पूरा पूरा आराम दिया था। वो पूरा घर संभालती थी और हर तरह से मेरे आराम का ख्याल रखती थी। लेकिन बहरहाल वो इंसान थी, कभी न कभी उससे भी कोई गलती या कोताही हो जाती थी और उसकी मामूली सी गलती पर मैं सीख पा हो जाता था और उसे लताड़ कर रख देता था। अगर बात यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन मैं तो उस पर हाथ भी उठाने लगा था। हर बार जब मैं गुस्से में होता बेसाख्ता मेरा उस पर हाथ उठ जाता था। हालांकि बाद में मैं बहुत पछताता था और हमेशा खुद से वादा करता कि आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन गुस्से की हालत में मैं खुद पर कंट्रोल खो देता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर अब्बा की रूह घुस गई हो। ज़ारा के साथ मेरा रवैया आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही होने लगा जैसा मैंने अपने वालिद को माँ के साथ करते देखा था। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत जल्द ही मेरे अंदर का गुस्सा मुझ पर गालिब आ गया और मैंने भी वही करना शुरू कर दिया जो मैं बचपन में देखता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना और फिर हाथ उठाना, ये सब मेरे लिए रोज का मामूल बनता जा रहा था। जब मैंने ज़ारा पर पहली बार हाथ उठाया था तो मुझे लगा कि मैंने खुद को अपने वालिद की तरह बना लिया है। वो लम्हा जब ज़ारा मेरी तरफ हैरान और परेशान नजरों से देख रही थी और मैंने गुस्से में पागल होकर उसे चांटा मार दिया था, मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका था। ज़ारा का चेहरा मार के निशान से सुर्ख हो चुका था और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो बेयकीनी के आलम में मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि मैंने वाकई उस पर हाथ उठाया है। उसकी आंखों में वही बेबसी थी जो मैं बचपन में अपनी मां की आंखों में देखता था। मैं दफ्तर आकर भी कशमकश का शिकार था। कभी ज़ारा पर गुस्सा आने लगता, कभी खुद पर। काफी देर बाद मुझे यह एहसास हुआ था कि गलती मेरी है। मुझे ज़ारा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो भी था वो मेरी बीवी थी और ये कोई अच्छी बात नहीं थी कि मामूली बात पर मैंने उस पर हाथ उठा दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसको मना लूंगा, इसीलिए दफ्तर से वापसी में मैं उसके लिए उसकी पसंदीदा खाने की चीजें और गजरे ले आया था। मैं खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ था, लेकिन घर में गैर मामूली तौर पर खामोशी थी। ज़ारा कमरे में नहीं थी। मैंने किचन में झांका, वो वहां भी ना थी। मैं अम्मा के कमरे में चला आया था। अम्मा ने बताया कि ज़ारा अपने मैके गई है। ये सुनकर मेरा खून फिर से खौलने लगा था। क्या मैके गई है? वो मुझसे इजाजत लिए बगैर कैसे जा सकती है? मुझसे इजाजत लेकर गई है ना, तो क्या इतना काफी नहीं है? अम्मा ने कहा। लेकिन मैं शौहर हूं उसका, मुझसे पूछना भी तो जरूरी था। क्या मेरा वजूद उसके लिए इतना ही गैर अहम था? मुझसे एक बार फोन करके पूछ लिया होता तो क्या हो जाता? क्या यही उसका तरीका था इस मसले को हल करने का? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा और बेइज्जती का एहसास बढ़ता जा रहा था। आपने उसे जाने ही क्यों दिया अम्मा? अच्छा है, उसे कुछ वक्त दो, वो शायद तुमसे नाराज है, इसीलिए तुमसे पूछा नहीं होगा उसने। कभी कभी लड़कियों का मैके जाना बेहतर होता है, वो थोड़ा वक्त लेकर खुद को संभाल लेती हैं। तुम उसे समझने की कोशिश करो। लेकिन अम्मा की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग सिर्फ इस बात पर ही अटका हुआ था कि ज़ारा ने मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम कैसे निकाला। अम्मा ने मेरी हालत देखी तो आहिस्ता से मेरे पास आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर नरमी और आंखों में एक अजीब सा दुख था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, बेटा, गुस्से से मसले हल नहीं होते। मैं जानती हूं कि माजी में तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, लेकिन जिंदगी में रिश्ते मोहब्बत से चलते हैं, गुस्से और आना से नहीं। तुम्हारे बाप ने भी यही गलती की थी। मैंने जिंदगी भर वो बर्दाश्त किया, पर अब वक्त बदल चुका है। अम्मा की आवाज में एक कड़वी सच्चाई का रंग था। यही हकीकत थी और इस हकीकत से नजर चुराना मुमकिन नहीं था। मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही रास्ता चुनो जो तुम्हारे अब्बा ने चुना था। बीवी को मारना, उस पर गुस्सा करना, ये सब वक्ती तस्कीन दे सकता है, लेकिन दिलों में दरारें डाल देता है। रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है और फिर जब इंसान को अकल आती है तो देर हो चुकी होती है। मैं चुपचाप अम्मा की बातें सुनता रहा। मेरे दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। मुझे एहसास हो रहा था कि वो ठीक कह रही थी, मगर मेरे लिए खुद को गलत कबूल करना मुश्किल था।
अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ज़ारा तुम्हारी बीवी है, पर बीवी कोई गुलाम नहीं होती। वो तुम्हारे साथ रहने के लिए है, लेकिन इज्जत और मोहब्बत के साथ। अपनी आना के हाथों इस रिश्ते को मत बर्बाद करो बेटा, वरना तुम भी एक दिन अपने बाप की तरह पछतावे का शिकार हो जाओगे। अम्मा की बातों में एक ऐसी गहरी सच्चाई थी जो मुझे झंझोड़ रही थी। मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा था। शायद अभी भी वक्त था कि मैं ज़ारा को मना लूं और वो गलती ना दोहराऊं जो मैंने बचपन में अपनी आंखों से देखी थी। मैंने अम्मा से वादा किया था कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं ज़ारा को लेने चला गया। मैं जाते हुए डर भी रहा था कि कहीं ज़ारा ने अपने घर वालों को सब कुछ सच बता ना दिया हो, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सब नॉर्मल था। वो मुझसे इज्जत और मोहब्बत से मिले थे। मैंने ज़ारा को घर चलने का कहा तो वो खामोशी से मेरे साथ घर आ गई थी। मैंने घर आकर ज़ारा से माफ़ी मांग ली थी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, क्यों मैं खुद पर से इख्तियार खो देता हूँ। वादा करता हूँ आइंदा कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा और ना ही कभी हाथ उठाऊंगा। ज़ारा मेरे वादे पर खुश हो गई थी। यूं ही 2-4 दिन सुकून से गुजर गए थे, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ था जो हमेशा होता था। एक दिन खाने में नमक कुछ तेज था। ये आज खाना कैसा बनाया तुमने? इतना नमक डाल दिया है, मेरा मुंह हलक तक कड़वा हो गया है। लेकिन नमक तो बिल्कुल ठीक है, उसने निवाला मुंह में रखते हुए कहा। तो मैंने घूर कर उसे देखा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने गुस्से में कहा तो वो गड़बड़ा गई। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? आप नाराज ना हो, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। वो उठते हुए बोली, पहले तुम्हें अकल नहीं थी कि ढंग का खाना बना लो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं नमक कम खाता हूँ। सख्त भूख लग रही है मुझे, मैंने ढंग का खाना ही बनाया है। आपको पता नहीं क्या मसला है, बिला वजह ही खाने में नुक्स निकाल रहे हैं। बस गुस्सा करने की आदत है आपको। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं पागल हूं और जानबूझकर खाना नहीं खा रहा। तुम्हें शर्म नहीं आती जबान चलाते हुए? मैंने एक जोरदार का चांटा उसके मुंह पर दे मारा था। हाँ, मैंने यही कहा है, बिला वजह गुस्सा और झगड़ा करना आपकी आदत बन चुकी है और शायद इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। क्या बकवास कर रही हो तुम? शर्म नहीं आती? जबान चलाती हो मेरे सामने। मैंने उसे बालों से पकड़ लिया था। मेरे गुस्से की इंतहा न थी। मैंने उस दिन गुस्से में ज़ारा को बहुत मारा। वो चुपचाप सहती रही, मगर अम्मा इस बार बर्दाश्त न कर सकी। वो चीख पड़ी, जा अपने बाप की कब्र पर जा और उसके जुल्म का अंजाम देख। क्या तू भी वही सब करेगा जो तेरे बाप ने किया था? जा और देखो किस हाल में पड़ा है। अम्मा के अल्फाज मेरे अंदर किसी तूफान की तरह गूंजे थे। मेरा हाथ एकदम रुक गया था। दिल में खौफ और नदामत का अजब इम्तिजाज पैदा होने लगा। मैं एक लम्हे के लिए साकत खड़ा रहा और फिर फौरन घर से बाहर निकल आया। कुछ देर घर के बाहर खड़े होकर खुद को नॉर्मल करता रहा और अम्मा की बात पर गौर करता रहा। अम्मा ने ऐसा क्यों कहा था? मैं तो अब्बा की तदफीन के बाद दोबारा कभी अब्बा की कब्र पर न गया था। अम्मा काशिफ के साथ अक्सर अब्बा की कब्र पर चली जाती थी। मेरे कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की तरफ उठने लगे। कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होकर मैं अब्बा की कब्र की तरफ चल पड़ा। मेरे कदम बोझल थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैं अब्बा की कब्र के पास पहुंचा तो शाम ढल रही थी। कब्र के कुत्बे पर धूल जमी थी। अब्बा की वीरान कब्र ऐसी लग रही थी जैसे जमीन के नीचे कोई दर्द छुपा हो, जैसे कोई पछतावा हो जो बोल नहीं सकता। मेरे दिल पर बोझ बढ़ने लगा। वो मंजर याद आने लगे जब अब्बा अम्मा को मारता था और मैं चुपचाप बैठा देखता रहता था। अब वही हाथ जो मैंने बचपन में सहमे हुए देखे थे, आज मैंने अपनी बीवी पर उठाए थे। मेरे सीने में एक घुटन भरने लगी। क्या मैं भी अपने बाप की तरह अंजाम को पहुंचूंगा? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजने लगा। मैं वहां साकत खड़ा था, जैसे कब्रिस्तान की खामोशी मेरे रूह के अंदर उतर रही हो। इसी तरह एक दिन मैं भी किसी कब्र में लेटा हूंगा और शायद मेरी औलाद भी एक दिन नफरत से मुझे याद करेगी। मैंने लरसते हाथों से कब्र को छुआ और सर झुकाकर फातिहा पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने अब्बा की कब्र पर हाथ रखा, एक सर्द सी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। कब्र की मिट्टी मुझे काफी गर्म और भारी महसूस हुई, जैसे कोई गुनाह का बोझ इसमें दफन हो। मैंने लरसते हुए होंठों से फातिहा पढ़ने की कोशिश की, मगर जबान लड़खड़ा गई। मेरा दिल अजीब खौफ से कांप रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे कब्र के नीचे कुछ हरकत कर रहा हो। एक खफीफ सी आवाज, जैसे कोई दर्द से करहा रहा हो। मेरे हाथ और पांव सुन हो गए। मैंने दिल को तसल्ली देने की कोशिश की कि ये मेरा वहम होगा, मगर फिर वो कराहत बुलंद होने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे अब्बा किसी तकलीफ में मुब्तला हूं, कब्र के अंदर तड़प रहे हूं
ये तो सच में अब्बा की आवाज थी। वो रो रहे थे, चीख रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे। मैं अब्बा की आवाजें अपने कानों से सुन रहा था। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। सांसें लेना मुश्किल लगने लगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए। यूं लगा जैसे अब्बा की कब्र मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। तस्वुर में वो सारे मनासिर तेजी से गुजरने लगे जब अब्बा ने अम्मा को मारा था। वो बेदर्दी, वो जुल्म और अम्मा की खामोश सिसकियां। क्या यही सब कुछ अब्बा के साथ हो रहा था? क्या वही जुल्म अब अब्बा पर पलट आया था? मेरे कानों में अम्मा के अल्फाज गूंजने लगे, जा अपने बाप की कब्र पर और देख उसके जुल्म का अंजाम। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अब्बा कब्र में अजाब में मुब्तला हूं। कब्र के अंदर एक ऐसी तन्हाई जो ना खत्म होने वाली हो, और एक ऐसी अजियत जो सांस लेने ना दे। शायद यही अंजाम होता है उन लोगों का जो दूसरों पर जुल्म करते हैं। मैं घुटनों के बल कब्र के सामने बैठ गया। मैं अब्बा की कब्र पर बैठा खौफ से कांपता रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे कब्र के अजाब का साया मेरे दिल पर उतर चुका हो। मैं कब्र के पास बैठा आंसू पोंछ रहा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो एक बूढ़ा कुरकन हाथ में बिलचा थामे खड़ा था। उसके चेहरे पर वक्त की सलवटें थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मुझे गौर से देखने लगा। तुम कौन हो बेटा? तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा। वो हैरानी से बोला। मेरे वालिद की कब्र है, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा। गोरकन के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी तारी हो गई। उसने कब्र की तरफ देखा और सर झटक कर बोला, हाय हाय, तुम तो इस शख्स के बेटे हो। मालूम नहीं कौन सा गुनहगार था, ऐसा क्या गुनाह किया था इसने कि हर रात इसकी कब्र पर अजाब नाजिल होता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी कब्र को इतनी बेचैनी से कांपते नहीं देखा। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। हर रात अजाब? मैंने लरसते हुए पूछा। गोरकर ने अफसोस भरी नजर कब्र पर डाली और बोला, हाँ, जैसे ही शाम चलती है यूं लगता है जैसे ये कब्र जलने लगती हो। चीखों की आवाजें आती हैं जैसे कोई बेपनाह दर्द में मुब्तला हो, और कब्र की मिट्टी यूं हिलती है जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कोई बहुत बड़ा जुल्म किया होगा इस शख्स ने, जो कब्र में भी चैन नसीब नहीं हो सका। गोरकर ने एक सरदाह भरी और बोला, ये कब्र बड़ी अजीब है। मैंने जिंदगी भर कब्रें खोदी और संभाली, लेकिन आज तक ऐसी कब्र नहीं देखी। जब रात होती है तो यहां से अजीब खौफनाक आवाजें आती हैं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, माफी मांग रहा हो, दर्द से कराह रहा हो। हर रात कब्र के अंदर ऐसा शोर मचता है जैसे किसी को जंजीरों में जकड़कर घसीटा जा रहा हो। मैंने कई बार हिम्मत करके देखना चाहा कि क्या माजरा है, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। ये कब्र किसी आम इंसान की नहीं लगती। लगता है जैसे जमीन भी इस शख्स को कबूल नहीं करना चाहती। गोरकन की बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो कोई कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि हकीकत बयान कर रहा है। उसने कब्र पर एक नजर डाली और सरदाह भरते हुए बोला, ये कब्र रात के वक्त ऐसी बन जाती है जैसे जहन्नुम का एक टुकड़ा हो। मट्टी से धुआं उठता है और कभी यूं लगता है जैसे अंदर कोई जानवर पंजे मारकर बाहर निकलना चाहता हो। मैंने कितनी बार अपनी आंखों से देखा है कि मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगती है, जैसे कोई अंदर से जमीन को चीरने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल खौफ से कांपने लगा, जैसे वो अजाब सिर्फ कब्र के नीचे नहीं बल्कि मेरे वजूद में भी उतरने लगा हो। रात को यहां से चीखें सुनाई देती हैं। गोरकन ने आहिस्ता आवाज में कहा, इंसानी आवाजें, मगर ऐसी जिन्हें सुनकर जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं। यूं लगता है जैसे कोई बेहद तकलीफ में हो, जैसे कोई अपने गुनाहों से छुटकारा मांग रहा हो, मगर हर लम्हा मजीद अजाब कब्र में जकड़ लिया जाता हो। मेरा हलक खुश्क हो गया। मैंने लरसते हुए पूछा, क्या कभी किसी और कब्र में ऐसा हुआ है? गोरकन ने नफी में सर हिलाया। नहीं बेटा, ये कब्र जैसे किसी खास सजा के लिए चुनी गई हो। तुम्हारे वालिद ने कुछ ऐसा किया था जिसकी सजा के लिए दुनिया भी कम पड़ी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कब्र नहीं देखी। ना दिन को सुकून होता है ना रात को। कुछ कब्रें वक्त के साथ पुरसुकून हो जाती है, मगर ये कब्र हर रात ज्यादा बिफरती है, जैसे अंदर का अजाब खत्म होने का नाम ही न लेता हो। मैं गोरकन की बातें खामोशी से सुन रहा था। मेरा दिल खौफ से बेकाबू हो रहा था। गोरकन ने मजीद कहा, इस कब्र में जो दफन है वही जानता है कि अपने गुनाहों के साथ मरना कैसा होता है।
हर रात जैसे वो कब्र के अंदर से किसी का नाम पुकार रहा हो, लेकिन उसकी आवाज पर सिर्फ अजाब उतरता है। जब इंसान जुल्म करता है तो उसका असर खत्म नहीं होता, ना दुनिया में ना कब्र में। उसकी बातें मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने बेइख्तियार सवाल किया, क्या तुम्हें पता है मेरे बाप के साथ क्या हुआ होगा? गोरकर ने एक थकी हुई हंसी हंसकर कहा, जो शख्स दूसरों की जिंदगी को दुख और अजियत से भरता है, उसे मौत के बाद भी सुकून नहीं मिलता। उसकी रूह चैन से नहीं सो सकती। जमीन भी ऐसे लोगों को जन्नत की खुशबू नहीं देती। तुम्हारा बाप हर रात अपने किए गए जुल्मों का हिसाब देता है और कयामत तक देता रहेगा। मेरे कदम कांपने लगे थे। गोरकर ने सर झटकते हुए कहा, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं। ताकत के गुरूर में रहने वाले लोग भूल जाते हैं कि उनका अंजाम भी करीब है। तुम अपने बाप के रास्ते पर कभी मत चलना, वरना तुम्हारी कब्र भी ऐसी ही बनेगी। और कोई गोरकन भी तुम्हारी कब्र पर आकर ये कहेगा कि हर रात अजाब तुम्हारी रूह को जकड़ के रखता है। बेटा, जो दुनिया में किसी के साथ भी जुल्म करे, उसके लिए न कब्र सुकून का ठिकाना बनती है और न आखिरत। यहां हर रात ही कब्र इस बात की गवाही देती है कि जुल्म का हिसाब जरूर होता है। अब जितना हो सके अपने बाप के लिए सदका और खैरात करो, नेक आमाल करो, शायद इसकी सजा में कुछ कमी हो जाए। गोरकन पलटकर वापस जा चुका था। मेरे हाथ खुद ब खुद कब्र की मिट्टी पर जा पड़े और वही सर्द सी लहर मेरे जिस्म में फिर से दौड़ गई। यूं लगा जैसे मच्ची में एक आग हो। मैं वहां से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे कदम भारी हो चुके थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र मुझे अपने साथ खींचना चाहती हो, जैसे कह रही हो, आजा, अभी से अपने अंजाम का जायका चख ले। खौफ, घुटन और पछतावे का बोझ मेरी रूह को कुचलने लगा। मैंने ज़ारो कतार रोते हुए दुआ मांगनी शुरू कर दी थी, या अल्लाह, मेरे बाप को माफ कर दे और मुझे भी बदल दे। मुझे इस दर्दनाक अंजाम से बचा ले। कब्र की मिट्टी के नीचे से जैसे आखिरी कराह सुनाई थी और मुझे यूं लगा कि वो कराह मेरे लिए थी। एक वार्निंग कि अगर मैंने अपने रास्ते ना बदले तो मेरा अंजाम भी यही होगा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। दिल में खौफ की एक ठंडी लहर उतर गई। मैं साकत खड़ा रह गया। गोरकन की बातों ने मेरे दिल को लर्जा दिया था। वो जुल्म जो अब्बा ने हमेशा अम्मा पर रवा रखा था, वही जुल्म अजाब के तौर पर अब्बा की कब्र में पलट कर आ चुका था। मैं जानता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये बातें सिर्फ मेरे बाप के बारे में नहीं थी, बल्कि मेरे लिए भी एक वार्निंग थी। अगर मैंने अपनी जिंदगी नहीं बदली तो मेरा अंजाम भी ऐसा ही होगा। मैंने खुद को इस कब्र के अजाब से आज़ाद करने का फैसला किया। मैं कब्र पर हाथ रखकर खामोशी से खड़ा रहा, लेकिन मेरी रूह अंदर से चीख रही थी। फातिहा के अल्फाज भी जबान पर नहीं आ रहे थे, जैसे वो बोझ बन गए हों। मैं लरजते कदमों के साथ वापस पलट आया, लेकिन दिल में एक पक्का अहद कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा, ताकि मेरा अंजाम ऐसा ना हो। इंसान की जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, रहमान का रास्ता और शैतान का रास्ता। पर न जाने क्यों हम रहमान का रास्ता छोड़कर शैतान का रास्ता चुन लेते हैं। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि अब मजीद वैसा इंसान नहीं रहूंगा जैसा मेरा बाप था। मैंने खुद को बदलना शुरू किया, ज़ारा के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, ताकि मेरा अंजाम भी ऐसा ना हो जैसा मैंने उस कब्र में देखा था। मैंने ज़ारा से माफ़ी मांगने का फैसला किया था, न सिर्फ लफ्ज़ों में बल्कि अमल से भी। मैंने खुद से वादा किया था कि अपने गुस्से को काबू में रखूंगा। मैं अपने रिश्तों को इज्जत दूंगा, ना कि अपने गुस्से का शिकार बनाऊंगा। यह आसान नहीं था, लेकिन कब्र के अजाब का खौफ मेरे दिल से निकलने वाला नहीं था। मैं ज़ारा के लिए खाने की चीज़ें और फूल लेकर आया था, लेकिन अब इन चीज़ों के साथ मेरी नीयत में सच्चाई भी शामिल थी। मैंने दस्तक दी तो ज़ारा ने दरवाज़ा खोला और ज़ारा को सामने देखकर एक पल के लिए मैं शर्मिंदा हो गया। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। मैंने धीरे से कहा, ज़ारा, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं खुद को बदलना चाहता हूं। ज़ारा ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मेरी बात पर एतबार न हो। फिर वो खामोशी से एक तरफ हो गई। उसने कुछ नहीं कहा था। मैं जानता था कि उसे मेरे अल्फाज का यकीन न था। यही वादा तो मैं उससे पहले भी कर चुका था। शायद यही वजह थी कि अब उसे मेरी बात पर यकीन न था। उस वाक़े के बाद मैं बहुत खौफजदा और बेचैन हो गया था। ज़ारा के चेहरे पर खौफ और बेबसी का जो अक्स होता था,
आज वो मेरे चेहरे पर था। अब्बा की कब्र का मंजर मेरी नजरों के सामने बार बार आ रहा था। किसी भी चीज में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। घर की खामोशी मुझे खा रही थी। जारा ने बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। काफी रात हो गई थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने रवैये के बारे में सोच रहा था। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मैं अपने बाप की परछाई बन रहा था। वही रवैया, वही गुस्सा, वही बेकाबू अल्फाज जो मैं बचपन में बर्दाश्त करता था, अब मैं खुद दोहरा रहा था। उस दिन के बाद से मैंने खुद को बदलने का पक्का फैसला किया था। ये मेरे लिए आसान नहीं था। अपने गुस्से को काबू में रखना सबसे ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि जारा के साथ अब वैसा सुलूक कभी नहीं करूंगा जैसा मैंने बचपन में अपनी मां के साथ होते देखा था। बल्कि जिंदगी में कभी किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करूंगा। मैंने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किए। पहले अपनी आदतों पर काबू पाया, गुस्से के लम्हों में खुद को रोकना सीखा। अगर कुछ बुरा लगा भी तो जारा पर गुस्सा निकालने के बजाय खामोशी इख्तियार की। आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिश्ते में तब्दीली आने लगी। जारा की आंखों में जो खौफ था वो कम होने लगा। वो फिर से मुझसे बात करने लगी। मैंने उसे वक्त देना शुरू किया, उसकी बातें सुनी, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना शुरू किया। जिंदगी में पहली बार मैंने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज या बातों का नाम नहीं, बल्कि रवैयों का आईना होती है। मैंने अपनी आदतों को संवारना शुरू किया, न सिर्फ जारा के लिए बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि मैं अब एक बेहतर इंसान बनना चाहता था। ये सफ़र आसान नहीं था। कई बार गलतियां हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर बार संभला और खुद को बेहतर करने की कोशिश की। वक्त के साथ जारा की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई जो हमारी शादी के इब्तिदाई दिनों में थी। अब मैं जान चुका था कि मोहब्बत का रास्ता नरमी से गुजरता है, न कि गुस्से से। और मैं खुश था कि मैंने अपने बाप की परछाई से बाहर निकलना सीख लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।